Hello everyone, this is Roly Pandey. This is the 11th chapter of Science NCERT. चैप्टर क्या है हमारा? अराउंड अस। इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, एयर के यूजेस क्या होते हैं, इसके अलावा एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, एयर एक केवल सब्सटेंस होता है या फिर मिक्सचर होता है कई चीजों का, और अगर कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है तो किन किन चीजों का होता है, उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, माइनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब हमने चैप्टर 6 पढ़ा था तो उसमें एक जिसमें क्या था, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस दिया था, और ये दिया था कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं या फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है। उन्हीं में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। तो एयर हम सबके लिए एज अ ह्यूमन हम सबको पता है कि एयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जितने थिंग्स है सबके लिए एयर इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने अपनी लाइफ में कभी भी ना एयर को देखा है, ना हवा हमने छुई है, ना देखी है। हम बस केवल क्या कर सकते हैं, हवा की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किन किन तरीकों से हमने महसूस किया है कि यहाँ पे है, जैसे कि पेड़ों पे जो पेड़ों पे जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को जो पत्तियों का जो मूवमेंट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहां पे एयर प्रेजेंट थी, इसी की वजह से उन लीव्स में या पत्तियों में मूवमेंट हो रहा था। जब कपड़े हम रस्सियों पे टांग देते हैं तो जो उनका क्लोथ्स का लाइंस वे है उसके भी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एयर वहां प्रेजेंट है। फैन ऑन करने के बाद जो बुक्स होती हैं वो अपने आप जो फ्लटरिंग करने लगती हैं, खुल रही बंद हो रही, इस तरीके से, तो उसको भी देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या उसके भी बेसिस पे कह सकते हैं कि एयर प्रेजेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे हम अनुमान लगा लेते हैं या फिर फील करते हैं कि हाँ एयर की प्रेजेंस यहाँ पर है। इसके अलावा थर्ड चैप्टर में हमने एक एक्टिविटी में देखा था जहां पे सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया था, और अगर उन सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज है तो उन इम्प्योरिटीज का सेपरेशन कैसे किया जाता है। ऐसे ही एक एक्टिविटी थी इसमें सैंड और सॉडस्ट को अलग करना था। अनाज में जो ये मिट्टी बालू वगैरह आ जाती है या फिर उनके जो छिलके आ जाते हैं उस पर्टिकुलर ग्रेन के, तो उनको हम विनोइंग की प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। तो विनोइंग की प्रोसेस इफेक्टिव तभी होगी जब वहां पे एयर होगी या फिर वहां पे विंड की कुछ स्पीड होगी। ठीक है। तो इसमें भी एयर की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा जब हवा बहुत तेज तूफान टाइप का आता है तो उसमें जो हवा होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा होती है जब ये ऊपर छतों पे जो रूफ टॉप्स वगैरह होते हैं वहां पे देखते हैं छतों के ऊपर जो टीन वगैरह लगे रहते हैं वो उड़ जाते हैं, उनके उसको देख करके हम कह पाते हैं कि हाँ वहां पर हवा इतनी तेज थी या फिर हवा की स्पीड इतनी तेज थी। यहाँ तक कि इतनी तेज कभी कभी हवा होती है कि कितने भी पुराने हो जड़ के साथ उखड़ करके बाहर आ जाते हैं। तो वो सब किसकी वजह से है? एयर की वजह से। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इतना है कि हम लोग एयर की प्रेजेंस को सिर्फ फील कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते हैं। फिरकी बचपन सारे बच्चों ने खेला होगा, ये भी जब बहुत स्पीड के साथ आगे लेकर के बढ़ते हैं तो विंड की डायरेक्शन की वजह से या फिर विंड प्रेजेंट होने की वजह से, एयर की प्रेजेंस की वजह से जो फिरकी है वो घूमने लगती है, रोटेट करती है, तो फिर वो एयर की प्रेजेंस को शो करता है। इसके अलावा वेदर कॉक की बात करें, ऐसी कॉक जो कि मौसम बताती है। मौसम क्या मतलब कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है या फिर हवा का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, तो उस चीज को पता है वेदर कॉक का यूज किया जाता है। जिस डायरेक्शन में होती है हवा चल रही होती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, इस कॉक का फेस होता है और ये एरो का फ्रंट एंड होता है। ठीक है। अब क्या हवा हर जगह पे प्रेजेंट होती है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है? इसको पता करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज वगैरह है उसके थ्रू पता करेंगे। अभी नॉर्मली अपनी अंगूठे अपनी फिंगर्स को क्लोज करके हम फिस्ट बनाएं, इससे क्या होगा कि ऐसे छूने पे हमको ऐसा लग रहा है, ऐसे पूरा क्लोज करने पर, फिंगर्स को क्लोज करने पर हमको ऐसा फील होता है कि हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन क्या सच में हमारे हाथ में उस टाइम में कुछ नहीं होता है? तो इस चीज को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक कोई ओपन बॉटल ले लीजिए जो खाली हो पूरी तरीके से। अब अगर इसको ऊपर से नॉर्मली देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि बॉटल तो पूरी खाली है। उसके बाद उस बॉटल को उल्टी करके देखेंगे, उसमें से कुछ गिरता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको उसमें नेक डाई से दिख नहीं
रहा है इसमें कुछ है। तो ऊपर से डायरेक्ट देखा ओपन बॉटल को तब भी वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। उसको उल्टा करके गिराया तब भी उसमें ऐसा कोई सामान नहीं था। मतलब कि हम नॉर्मली अगर कहें तो उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक इस तरीके से टब टाइप का ले लीजिए या फिर बाल्टी, जो कुछ भी प्रेजेंट हो ले लीजिए। लेने के बाद बॉटल को उल्टा करके इस तरीके से अंदर करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे एक ड्रॉप भी पानी के अंदर नहीं जा रही है। दूसरी बार इसी बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करके तब देखेंगे तो थोड़ा बहुत पानी देखेंगे कि बॉटल के अंदर जा रहा है या फिर उसमें भरने लगता है। और जितना भी पानी भरा है, भरने के बावजूद उसमें कुछ बबल्स होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमको तो लग रहा था कि बॉटल में कुछ नहीं है, बॉटल एम्प्टी है, लेकिन जब हमने बॉटल को उल्टा करके पानी से भरे हुए बाल्टी में या फिर टब में डाला तो उसके अंदर पानी एक बूंद क्यों नहीं जा रहा है बॉटल, क्योंकि बॉटल में अगर कुछ फिल्ड है तभी तो नहीं जा रहा है। तो फिर ये जो एम्प्टी स्पेस हमको दिख रहा है इसके अंदर एयर फिल्ड होती है। और जब हमने बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट किया तो जो एयर है वो थोड़ी बहुत पास होकर के बॉटल से निकल गई। इसके अलावा जब इसके अंदर पानी भर रहा था तो पानी भरते टाइम जो वाटर है वो एयर को डिस्प्लेस कर रही थी, और एयर को डिस्प्लेस करने की वजह से वो हमको बबल्स के फॉर्म में एयर दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब हमारे चारों तरफ हर एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये आपकी पहली एक्टिविटी हो गई। दिस एक्टिविटी shows that air occupies space, it fills all the space in the bottle, it present everywhere around us। हमारे चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एयर की, कि एयर का कोई कलर नहीं होता है, एयर ट्रांसपेरेंट होती है और इसके थ्रू हम देख सकते, मतलब हमारे चारों तरफ तो एयर ही है, उसके बावजूद हम लोग सामने वाली चीज को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब वी कैन सी थ्रू द एयर, और लेकिन इसका ना कोई कलर होता है और ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है। हमारी जो पृथ्वी वो एक पतली सी लेयर से चारों तरफ घिरी होती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी का ये सरफेस है, ये जो है ये बाहर का पूरा जो ये हमको दिख रहा है ये क्या है, ये अर्थ हो गई और ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर जा करके एक लेयर होती है जहां पे चारों तरफ एयर घिरी रहती है, और उस पूरी लेयर को मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाकर के एक पर्टिकुलर किलोमीटर्स तक एयर फिल्ड होती है, घिरी होती है। और उस एयर फिल्ड को या फिर इस चारों तरफ घिरी हुई एयर को हम क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसके अलावा बहुत सारी लेयर्स और होती हैं, तो उनके बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर होती है जिससे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर के ऊपर है वो होता है। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो एयर है वो जैसे जैसे हम लोग ऊपर डिस्टेंस पर जाते हैं, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जो एयर की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। मतलब एयर कैसी होने लगती है, रेयरर होने लगती है, मतलब उनकी डेंसिटी कम लगती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो माउंटेनियर्स हैं वो लोग जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हाई माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। जब चारों तरफ हवा है, इवन जो एयर के सरफेस से ऊपर भी जाकर के कई किलोमीटर्स तक एयर सराउंडेड होती है, तो फिर एक माउंटेनियर को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की क्या जरूरत पड़ती है। तो इसको जानने के लिए हमको ये पहले देखना पड़ेगा कि एयर किन किन चीज मिलकर के बनी होती है। लगभग 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक जो लोग थे उनको यही लगता था कि जो हवा है वो केवल एक सब्सटेंस की बनी होती है, मतलब वो एक सिंगल सब्सटेंस होता है। लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए तो ये किया गया कि ऐसा नहीं है कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है। एयर जो है वो कई सारी गैसेस की मिक्सचर होती है। किस तरीके का मिक्सचर, जिसमें कि बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उन मेजर कंपोनेंट से मिलकर के ये मिक्सचर बनता है, और थोड़े बहुत जो है वो माइनर कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं हवा में। तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीज है, हम क्या देख रहे हैं, मिक्सचर देख रहे हैं। एयर किन किन चीजों का, किन किन गैसेस का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले वाटर वेपर, हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि एयर में वाटर वेपर होता है। ठीक है,
कैसे पता चलेगा कि एयर में वाटर वेपर है कि नहीं है? जब एयर किसी भी कूल सरफेस, ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के बाद जो वो हवा है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पानी की बूंद के रूप में हमको उस ठंडे सरफेस पे दिखाई पड़ने लगती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वाटर वेपर के बारे में, कि एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रकृति में जो वाटर साइकिल की प्रोसेस चलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर साइकिल की प्रोसेस किस वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि हवा में जो वाटर वेपर होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी हम करके देखेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है एयर का वो क्या है? ऑक्सीजन। टीचर की प्रेजेंस में कोई 2 कैंडल ले, छोटी सेम लेंथ की होनी चाहिए, उन कैंडल्स को लेकर के जला करके टेबल के ऊपर रख दीजिए और साथ में एक ग्लास टम्बलर लीजिए। अब 2 थी हमारे पास, 2 कैंडल्स थी, उसमें से एक कैंडल को ग्लास टम्बलर से ढक देंगे। कुछ देर बाद नोटिस करेंगे तो देखेंगे ये टम्बलर को, ग्लास टम्बलर को हटा करके देखेंगे तो जो हमने ढकी थी जिस कैंडल को, वो कैंडल बुझ जाएगी और जो दूसरी वाली खुली हुई रखी थी वो जलती रहेगी। तो ऐसा क्यों है? क्या रीजन हो सकता है? किस कारण से ऐसा है कि जो दोनों कैंडल्स है उनमें एक जो है वो बुझ गई और एक जो है वो जल रही है? क्योंकि इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द गैस टम्बलर which supports burning is limited। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्लास टम्बलर था उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट था जो कि बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था और अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन जो बिना ग्लास टम्बलर वाली कैंडल थी वो लगातार खुली एयर के कांटेक्ट में थी, तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है वो लगातार सप्लाई हो रहा था। तो जो खुले में रखी हुई थी कैंडल वो लगातार जल रही थी, लेकिन ग्लास टम्बलर की वजह से जो एक कंपोनेंट बर्निंग को सपोर्ट करता है वो खत्म हो गया और जितनी देर तक वो था अंदर, ग्लास टम्बलर के अंदर वो कंपोनेंट प्रेजेंट था, उतनी देर तक कैंडल जली और जैसे ही वो कंपोनेंट खत्म हुआ कैंडल बुझ गई। मतलब कि एयर में कोई ऐसा एक कंपोनेंट होता है जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है और वो कंपोनेंट कौन सा है? वही कंपोनेंट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल। मतलब कि जब हमने टम्बलर को ढक करके रखा तो उसके अंदर जो एयर थी उस एयर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो जब तक यूटिलाइज होता रहा तब तक कैंडल जलती रही और जैसे ही उसका खत्म हुआ, ऑक्सीजन खत्म हुई टम्बलर की जो एयर थी उसके अंदर, तुरंत ही कैंडल बुझ गई और लगातार जो दूसरी वाली कैंडल थी उसको लगातार सप्लाई मिलता रहा, इस वजह से वो चलती रही। इससे हम कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है मिक्सचर का, एयर की मिक्सचर का? वो है नाइट्रोजन। अब हमने थर्ड एक्टिविटी में देखा कि जो कैंडल थी जो बुझ गई थी, वो बुझने के बाद भी उसके आसपास जो एयर थी वो प्रेजेंट थी। इसका मतलब जब ऑक्सीजन उस एयर में खत्म हो गई तो और कौन सी ऐसी चीज है जो कि बची हुई थी? तो ये इंडिकेटर वाली बुझ गई, ये वाली जो कैंडल थी टम्बलर से ढकने के बाद वो बुझ गई। बुझने के बाद भी उसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट थी, तो ये तो खत्म हो, ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं थी तो कौन सी है? तो वो थी नाइट्रोजन। This indicates the presence of some component in the air which does not support burning। क्योंकि कुछ ऐसा था एयर में प्रेजेंट जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से एयर, ये जो कैंडल थी वो बुझ गई थी। कंपोनेंट एयर की बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, वो मेजर कंपोनेंट क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखिए, जो बर्निंग को सपोर्ट करती है गैस, वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है वो गैस कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट एयर के मिक्सचर का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी हम बंद कमरे में जाएं, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट मे हैव फेल्ट सफोकेशन, अगर हम किसी बंद कमरे में जाएं और बहुत देर तक उस कमरे में बैठे रहें और उस कमरे में कोई चीज जलने के लिए रख दी गई हो, तो जब थोड़ी देर हम कमरे में बैठ जाते हैं तो हमको सफोकेशन टाइप की फील होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है लगातार जलने की वजह से कमरे के अंदर
खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाता है और उसी के एक्यूमुलेशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के इकट्ठा होने की वजह से ही हमको सफोकेशन फील होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हैं जो कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस कंज्यूम करते हैं। अब ये आपका आगे चल के अभी बताऊंगी कि प्लांट्स में ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन के लिए यूज की जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज की जाती है। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। देखिए, अगर प्लांट्स रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब रात के टाइम है, क्योंकि रात के समय में प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती है, तो इस वजह से वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसके थ्रू एटमॉस्फेयर में या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड आती है। प्लांट्स और जो मैटर होते हैं, जब उनको भी जलाया जाता है तो उनको भी जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कई सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है। इस वजह से ऐसा एडवाइस किया जाता है, होती हैं या फिर जो भी रिमेन्स होते हैं अनाज वगैरह के, जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो जो कुछ भी बचता है तो उन सब चीजों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो हमारे सराउंडिंग्स को फिर पल्यूट कर देगी। ठीक है, तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक के बारे में। जब किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उसमें से स्मोक या फिर स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक में कई सारी गैसेस होती हैं। गैसेस के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसी वजह से जो चिमनीज होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज की। जो हार्मफुल धुआं है या फिर गैस है वो सारी हमारी नाक तक ना आ पाए, ऊपर ही जाकर के उड़ जाए। लेकिन अब जितनी भी हाइट पे रखा हो आकाश में, जो चिड़िया वगैरह है वो तो उड़ती रहती है, वो जो स्मोक हाई चिमनीज में लगा रहता है तो वहां से जो स्मोक निकलता है वो सारा किसके लिए दिक्कत होती है, बर्ड्स के लिए दिक्कत होती है। इवन जो बर्ड्स हैं वो उन स्मोक को सांस लेकर के जब उनके नॉस्ट्रिल्स में जाती हैं, उन तक पहुंचती है, तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस वजह से ये डस्ट और स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो ये चिमनीज वगैरह में लगे रहते हैं या फिर उनसे जो धुआं निकलता है वो। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल्स को हम कैसे पता करें कहीं पे प्रेजेंट है। एक ऐसे किसी कमरे में जाइए, स्कूल के या घर के, जिसमें कि धूप आ रही हो। अब पहले तो जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, सबको बंद कर दीजिए। कर्टेन वगैरह कहीं पे खुला हुआ है तो उसको खींच करके नीचे कर लीजिए। हल्का सा एक स्लिट के बराबर जगह से खोल करके और देखिए जहां पे सनलाइट आपकी अंदर जा सके। अब इससे क्या होगा, सनलाइट इस तरीके से एक लाइट की बीम हमको आती हुई दिखाई पड़ेगी। अब जब यहाँ पे देखेंगे सेंटर पे, तो हमको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वही फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है और ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर मतलब अलग अलग समय पे जो ये पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है वो कम ज्यादा होता रहता है। कहीं पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे डस्ट पार्टिकल्स, जहां पे पोल्यूशन कम होगा वहां पे डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे। या फिर ऐसी जगह जो रेगिस्तानी रेतीली जगह है वहां पर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हवा अंदर जाती है सांस लेते टाइम, तो हमारे नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि इन डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेता है, जिससे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम डस्ट पार्टिकल नहीं पहुंच पाते हैं और हम बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, अक्सर हमने बचपन में देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं इस बात से कि मुंह से सांस मत लिया करो, नाक से लिया करो। इसीलिए क्योंकि नाक में म्यूकस और ऐसे टिनी हेयर्स प्रेजेंट है जो डस्ट पार्टिकल्स को
क्या करेंगे, पकड़ लेंगे और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो वो डस्ट पार्ट, एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एयर जो है वो कई सारी गैसेस से मिलकर के बनी होती हैं, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल्स, इन तीन चीजों से मिलकर के जो एयर है वो बनती है। गैस, गैसेस, दूसरा वाटर वेपर और तीसरा डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस में कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। However, there may be some there may be some variations in the composition of air from place to place। अलग अलग जगहों पर, मतलब जहां पे जैसे जलाने वाली चीजें ज्यादा होती, प्रोसेस ज्यादा की जाती, वहां की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होगी, और जहां पे नहीं है, जहां पे बिल्कुल फ्रेश एयर रहती है, पेड़ पौधे अच्छे खासे रहते हैं, वहां पे थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होगी एयर में। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन फिर भी एयर में अगर हम मोस्टली उस पर देखें मोटे मोटे तौर पर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों गैसेस से मिलकर ही जो एयर 99% कॉम्बिनेशन होता है, और बाकी की जो 1% बचते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और बाकी की जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे आप ये पाई चार्ट से भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उससे कम ऑक्सीजन होती है, और 1% होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो वाटर और सॉइल में रहते हैं, तो पानी में या फिर मिट्टी में रहने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उनको, क्योंकि जहाँ पे एयर हमको हमारे चारों तरफ है, तो हम इतना तो जानते हैं कि ऐसे सामने खुली जगहों पर या लैंड पर हवा प्रेजेंट होती है, हवा में ऑक्सीजन होता है, तो वहीं से हम सांस लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स वाटर और सॉइल में रह रहे हैं, उनको कहाँ से ये ऑक्सीजन मिल रही है, वो देखते हैं। थोड़ा सा ग्लास में या फिर कोई मेटल का कंटेनर लेकर के उसके अंदर पानी भरिए, पानी के बाद धीमी आंच पर उसको रख देंगे। धीमी आंच पे रखने के बाद जब उसको ध्यान से देखेंगे तो पानी जैसे ही उबलने लगेगा, तो हमको इसके अंदर के सरफेस पे इस तरीके से छोटे छोटे से ये जो बबल्स बने हुए हैं, ये बने हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो बबल्स बने हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पानी में वाटर एयर डिजोल्व थी, वही हीट करने की वजह से बबल के फॉर्म में बाहर आ रही है। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। तो पानी में जो भी ये हवा डिजोल्व थी, वही बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो एयर डिजोल्व होती है वो धीरे 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 वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आने लगती है, तो इसी वजह से हमको वो बबल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ने लगती है। और जितनी देर तक हम उसको हीट करते रहेंगे, जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के पूरी तरीके से बॉईल होकर के खत्म हो जाएगा। मतलब हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं या जो भी प्लांट्स पानी में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रह रहे हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो उनको ये पता करने के लिए एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक सूखी मिट्टी का आप एक टुकड़ा ले लीजिए या फिर ढेला टाइप का ले लीजिए, उसके बाद उसमें 1 गिलास पानी डालिए। तो जैसे ही आप उसमें पानी डाल देखेंगे कि बबल्स जो हैं वो मिट्टी में से निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। तो वो बबल्स मतलब बाहर निकल के नहीं आएंगे, आपको सॉइल के अंदर ही जो स्पेसेस होंगे वहां पे बबल्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि एयर वाटर में सॉइल में प्रेजेंट थी या फिर ऑक्सीजन का प्रेजेंस सॉइल में था। जैसे तो वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा एयर को, इसी वजह से वो जो एयर नीचे या फिर स्पेस में थी, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जो एयर थी वो निकल करके बबल्स के फॉर्म में वापस आ रही है, और वाटर ने डिस्प्लेस कर दिया है एयर को, जो कि हमको बबल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं, वो इस तरीके से हवा उनको मिलकर सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जैसे जो कि बरोज और होल्स बना करके नीचे सॉइल के बिल्कुल गहराई में बरोज या होल्स बना करके रहते हैं,
और वहीं पे ऐसे स्पेस होते हैं कि यहाँ अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। लेकिन जब बहुत तेज बारिश वगैरह होने लगती है तो पानी इन सारे खाली स्पेसेस में भर जाता है, जिसकी वजह से एयर ऑक्युपाई कर लेती है, मतलब जितनी भी एयर वाली जगह थी वो सारा पानी ऑक्युपाई कर लेता है, सांस लेने की उन लोग को जगह नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में एनिमल्स क्या करते हैं, सॉइल के बाहर निकल करके ऊपर आते हैं और वहां पर सांस लेते हैं। और यही कारण है कि अर्थवॉर्म्स जब बहुत तेज बारिश होती है तो वो हमको ऊपर खेत वगैरह में दिखाई पड़ते हैं, या फिर नॉर्मली जो लैंड एरिया है वहां पर हमको दिखाई पड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमंस हैं, जब इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो फिर ये जो एयर है या फिर एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन है वो खत्म क्यों नहीं हो रही? खत्म नहीं हो रही है तो एटमॉस्फेयर में इनकी रीफिलिंग कहां से होती है? हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसमें था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस टाइम पर वो उसी के साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए भले कंज्यूम करते हैं रात के टाइम में, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में, उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स नहीं, ट्रीज ज्यादा अमाउंट में ट्रीज ही हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, ना कि सिर्फ जो ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। क्योंकि जब प्लांट्स छोटे होते हैं तब उनको ज्यादा अमाउंट में उसकी जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर सांस लेने के लिए रात के टाइम में उनको कार्बन डाइऑक्साइड, रात के टाइम में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जितने ज्यादा प्लांट ट्रीज होंगे जो मीडियम या एवरेज साइज के होते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हम बढ़ने नहीं देते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तभी उनको ठीक से जो भी नेसेसरी चीजें चाहिए होती है वो उनको फुलफिल नहीं हो पाती, उनको मिल नहीं पाती, तो छोटे छोटे ही पौधे रहते हैं, तो ऐसे ही मर जाते हैं या फिर वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब प्लांट थोड़ा एवरेज साइज में हो जाते हैं तब ही वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही नहीं। तो जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही मेंटेन है, और स्पेशली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उनसे। तो इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और मतलब जैसे कि जब वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे तभी जाकर के लिए हमको ऑक्सीजन गैस मिल पाएगी। इस वजह से इंटरडिपेंडेंस डिपेंडेंट होते हैं प्लांट एनिमल्स पर और एनिमल्स प्लांट पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी पृथ्वी पर जो जीने की संभावना है वो ज्यादा से ज्यादा किसकी वजह से पॉसिबल है? एयर की वजह से, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए एयर का ही यूज कर रहा है। इसके अलावा एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं? विंडमिल के बारे में आपने सुना, विंडमिल का यूज बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। ये विंडमिल है, ये विंडमिल है, इसका यूज बहुत सारी चीजों, बहुत सारी तरीकों से किया जाता है। जैसे कि जब हवा तेज चलती है तो हवा चलने की वजह से ये जो विंड रोटेट करता है, तो इसके रोटेशन से क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी निकालने में यूज होता है। इसके अलावा चक्कियों पर जो गेहूं पीस के आटा बनता है वो भी विंडमिल्स की वजह से ही चलता है। हवा के थ्रू ये विंडमिल्स जो है रोटती हैं और जो भी पीसने का काम है वो हो जाता है। विंडमिल्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। एयर की हेल्प से जो ये याच वगैरह है, ग्लाइडर्स हैं, पैराशूट्स है, एरोप्लेन्स है, वो भी एयर की हेल्प से ही मूव पाते हैं। बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये जो एयर की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में उसी की वजह से ये उड़ पाते हैं। इसके अलावा एयर की एक और हेल्प, मतलब एयर का एक और यूज होता है। एयर हमारी किस चीज में मदद करता है?
डिस्पर्जल में, ठीक है। जब हवा चलती है तो इधर उधर जो सीड्स पड़े होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, जिससे प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसके अलावा जो तो कुछ कुछ फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको भी हवा के थ्रू कई कई जगहों पर फैलाने का काम हवा करते। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एयर हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बारिश वगैरह होने के लिए भी एयर की ही हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल के लिए एयर की जरूरत होती है। अगर वाटर साइकिल की प्रोसेस नहीं होगी, जो ये बारिश वगैरह होती है तो हमको पानी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर हमारे सर्वाइवल के लिए है किसी चीज का तो वो है एयर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एयर। इसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजों का बिल्कुल डीप में, ये हमारा सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन था एयर के बारे में या फिर एटमॉस्फेयर के बारे में। आगे की क्लासेस में इसको हम और डीप से समझेंगे। तो हमने एटमॉस्फेयर के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाती है, उसका क्या यूज होता है, वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। एयर का कंपोजिशन क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस कौन सी बर्निंग की हेल्प करती है, कौन सी बर्निंग में हेल्प नहीं करती है। स्मोक क्या होता है, विंड मिल कहता है क्या होता है। ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में। एक नॉर्मल सा समरी समझ लेते हैं। एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, हम इसको देख नहीं सकते लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। एयर जब मोशन में होती है, जब स्पीड में होती है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। स्पेस ऑक्युपाई करती है, क्योंकि जैसे मिट्टी में मान लीजिए एयर, जो भी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर एयर ऑक्युपाइड रहती है। इसको हमको पता कैसे चलता है, क्योंकि जैसे मिट्टी में हम पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब एयर जो है, एयर को वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। उस स्पेस पे एयर को हटा करके वाटर खुद आ रहा है। इसी वजह से बबल्स की फॉर्म में हमको बाहर हवा दिखाई पड़ती है। तो वो जो बबल्स का प्रेजेंस होता है वो हमको बताता है स्पेस था वहां पे, वो एयर ने ऑक्युपाई कर रखा था। मतलब एयर ऑक्युपाइज स्पेस। वाटर हो चाहे सॉइल हो, दोनों में एयर का प्रेजेंस होता है। एयर किन किन चीजों का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन 3 गैसेस का। इसके अलावा वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस का। कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्सीजन अगर बर्निंग को सपोर्ट करता है तो हम तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। तो जो अगर बर्निंग को सपोर्ट करता है तो अंदर ये ऑक्सीजन गैस जाकर के करती क्या है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट वगैरह करने में हेल्प करती है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक हवा का एनवेलप बना होता है, चारों तरफ से हवा घिरी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर धरती पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जो भी एयर होती है, डिजॉल्व्ड एयर होती है, उनका यूज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। किससे? फ्रॉम एयर। था आपका पूरा चैप्टर 11 और ये आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जो कि है 7th क्लास की। आज आपकी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं। थैंक यू।